नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर? बस बढ़िया। सर हम ये जो शो चला रहे हैं जिसका नाम है फिल्मी पाठशाला, जिसमें हम सेलिब्रिटीज के स्कूल और कॉलेज लाइफ के बारे में बात करते हैं। सो आप ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड राइटर हैं, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। तो आपकी जो थैंक ये यू थैंक न्यू थी राइटिंग की, डायरेक्शन की, ये कहाँ से यू। स्टार्ट हुई? आपने स्कूलिंग में कैसे, किस तरीके के स्टूडेंट थे आप? स्टूडेंट बहुत मिक्स जर्नी थी। जैसा होता है कि शुरू में, चूंकि आप एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से होते हैं, मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो पांचवी छठी सातवीं तक तो आप बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। और ऑलमोस्ट आई वाज अमंग टॉप थ्री, यू कैन से। मैं टॉप तीन में ही रहा हमेशा। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, आई थिंक सातवीं आठवीं के बाद, और मेरा फिल्मों में बहुत रुझान था। ऑब्वियसली बहुत फिल्में देखता था। जहां से मैं हूँ कानपुर में, तो कानपुर में बहुत से सिनेमा हॉल्स थे, तो शाम को वहाँ जाना, फिल्में देखना। लेकिन पढ़ाई हमेशा पहली प्रायोरिटी थी। पढ़ाई को हमेशा पहली वरीयता दी गई, पहली प्रायोरिटी रखा। और 10th किया, 12th किया साइंस से मैंने। और उसके बाद जियोलॉजी से वहीं से ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने एमबीए फैशन मार्केटिंग में किया, जो इंडिया का नंबर वन फैशन कॉलेज है, निफ्ट। निफ्ट से यस। निफ्ट बैंगलोर से मैंने फैशन मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एंड उसके बाद फैशन मार्केटिंग में अपना करियर परस्यू किया, फिल्मों के पहले। सो मतलब आप एक कहा जाए कि एक तरीके से बहुत ही स्टूडियस थे, पढ़ने वाले थे, फ्रंट वेंचर टाइप। हाँ, नहीं मतलब अगर ऐसा बोला जाए थ्रू आउट द मेरी स्टूडेंट लाइफ, तो इन बिटवीन, ना बहुत फ्रंट ना बहुत बैक। शुरुआत के बहुत साल ऑब्वियसली बहुत फ्रंट बेंचर टाइप का था मैं। पर उसके बाद बहुत बीच की जर्नी थी। बहुत ज्यादा इतना कर लेता था कि इज्जत रह जाए, अच्छे नंबर आ जाए। बट हमेशा पढ़ने में, और जो जो चीज मुझे पसंद थी, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे पसंद था, जैसे मुझे 10th तक हिस्ट्री बहुत पसंद था, या मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे ब्रांड मैनेजमेंट और फैशन मार्केटिंग में अपना मार्केटिंग ऑफ मैनेजमेंट और ये सारे चीजें ज्यादा पसंद थी। तो जो मुझे पसंद था उसमें मैंने काफी नॉलेज की हमेशा कोशिश नहीं की कि बहुत नंबर आए या बहुत रैंक आए, क्योंकि वो प्रेशर मैंने कभी नहीं लिया कि बहुत नंबर आने चाहिए या टॉप करना चाहिए। बट ठीक ठाक आने चाहिए, टॉप 5 में, टॉप 10-15% में आप रहें। और लेकिन नॉलेज इकट्ठी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आगे जाके बहुत काम आता है, आप जो भी करें। राइट, राइट। तो अच्छा ये बताइए, जितनी पढ़ाई आपने की है, वहां के हम्म। बाद मैक्सिमम लोग या तो किसी कॉरपोरेट में चले जाते हैं, हाँ, या फिर वो इंडिया से बाहर किसी जगह पर बिजनेस मैनेजमेंट या ऐसी जगहों पर चले जाते हैं। आपको जी जी मोटिवेशन जी। कहाँ से मिला कि आप राइटर और आ, डायरेक्टर बन गए? हाँ, जैसे मैंने बताया कि दो हिस्से थे जिंदगी के। एक पढ़ाई करना, बहुत अच्छे से नंबर लाना घर वालों को दिखाने के लिए। और एक दूसरा हिस्सा था कि जो 93, 94, 95 से फिल्मों के लिए शौक रखना। और फिर वहाँ कानपुर में बहुत क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा माहौल है लिखने का, पढ़ने का, स्पेशली मुशायरों का, शायरी का। तो शायरी, मुशायरा, उर्दू, ये सब मेरी एक बहुत बड़ा जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो मैं सब जो लोग बच्चे आजकल के पढ़ते हैं उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि हमेशा पढ़ाई में तो बहुत अच्छे रहो, अव्वल रहो, क्योंकि वो आगे बहुत काम आता है जिंदगी में। लेकिन उसके साथ बहुत जरूरी है कि उससे रिलेटेड बहुत से शौक पैदा करो। हो सकता है आपको पेंटिंग का शौक हो सकता है आपको लिखने का, शायरी का शौक हो सकता है आपको ज्योग्राफी का शौक हो, जो आगे जाके आप दुनिया घूमो। तो वो एक कोई बहुत बड़ा, और वो क्या कहते हैं कि 10वीं 12वीं तक आपको एक शौक होता है, हॉबी। फिर जब आपको जिंदगी आगे ग्रेजुएशन में या आगे जब आप एक फ्री लाइफ जीते हो, आपको फ्रीडम मिलती है कुछ भी करने की, तो उस शौक को आप अपना पैशन भी बना सकते हो। मतलब वो हॉबी से जो पैशन का जो एक एक ट्रांसफॉर्मेशन। जो जो हाँ रास्ता होता है, एक जो सफर होता है, वो तभी हो सकता है जब आप उन हॉबीज को बहुत अच्छे से नर्चर करो। जैसे कि हमारे जैसे लोग जो बाहर से आए, फिर मैंने, जैसे मैंने बताया कि मैंने फैशन मार्केटिंग से एमबीए करके फिर मैंने 5-6 साल नौकरी की। फिर नौकरियां करने के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैंने काफी कुछ कर लिया लाइफ में, अब मुझे फिल्में बनाना चाहिए जो मेरा शौक है, या एटलीस्ट लिखना चाहिए। मैं एक चांस लूं, और मैं बॉम्बे आया। वो ऊपर वाले की दया की हुआ। लेकिन वो तभी हुआ चूंकि मैंने हमेशा फिल्मों को अपने साथ रखा, जिंदगी का हिस्सा बना के, और उनको सिर्फ शौक की तरह देखा नहीं कि टाइम वेस्ट किया, देख लिया। उनसे बहुत सीखने की कोशिश की, चाहे वो जिंदगी हो और चाहे वो उसकी क्राफ्ट हो, कला हो, पढ़ना हो। तो वो आई थिंक अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, नींव अच्छा है, तो उससे आपका आईक्यू और कॉन्फिडेंस हमेशा एक लेवल का रहता है कि आपको पता है कि लोग आपकी सुनेंगे। या
राइट, मतलब कि देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं। नए नए राइटर्स जो आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, टेक्निकली हाँ नहीं, पढ़े लिखे हैं। नहीं मतलब हाँ, अगर आप एग्जांपल लें मेरे पसंदीदा अभिनेता का, पसंदीदा व्यक्ति का, जो हमारी जनरेशन के थे हैं और उस वक्त थे जब मैं आ रहा था, सबसे उभर रहे थे, शाहरुख खान। तो शाहरुख इज आई थिंक द प्रोबब्ली द मोस्ट लर्नेड एंड वेल एजुकेटेड मैन। वो अपनी स्कूल में जहाँ वो पढ़ते थे, सेंट कोलंबस में दिल्ली में, वहां पे वो कैप्टन थे अपनी हॉकी टीम के, स्पोर्ट्स के। स्कूल में वो टॉपर थे, जामिया से वो अपना मास कॉम कर रहे थे। तो एक अगर वो, जब आज भी आप उनकी बातें सुने, मैं सौभाग्यशाली हूं, उनसे कई बार मिला हूं, अगर कभी आप उनसे मिले तो आप ये देखेंगे कि वो बहुत वेल रेड हैं, बहुत वेल स्पोकन है। मतलब वो जो बोल रहे हैं उनको पता होता है, इट मेक सेंस। तो वो पढ़ाई लिखाई हमेशा आपके साथ चलती है। तो स्पेशली ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ बहुत कंपटीशन है, वहां आपके पास निराला देने के लिए क्या है, अपने पास ऐसा क्या है जो बगल वाले के पास नहीं है। तो आपके पास एक आपकी जिंदगी है जो आपने जी है, और एक आपकी एजुकेशन है जो एक आपका बेस बनाती है। उस एजुकेशन को इंटरप्रेट करना, उसको अपनी तरह से, उसकी एक तरीके से अपना एक इंटरप्रिटेशन और एक उसका एक नया एक्सप्लेनेशन ढूंढना ही एक अल्टीमेटली आपका एक सिनेमा बनता है, आपकी लैंग्वेज बनती है। राइट, लेकिन क्या आपकी फैमिली, जैसे आपने बताया आप डॉक्टर, आपके पिताजी डॉक्टर थे, उनका क्या हाँ। सपना था? वो भी यही चाहते थे अरे कि? नहीं नहीं, मेरे पापा डॉक्टर हैं, अभी भी हैं। आजकल भी हाँ, वो अपना कोरोना वोरोना के मरीजों को देख रहे हैं, और बहुत पैशनेट डॉक्टर है। तो ऑब्वियसली अच्छा, डॉक्टर यही चाहे, डॉक्टर तो यही चाहेगा कि उनका लड़का डॉक्टर बने। हमारे खानदान में पापा की तरफ बहुत डॉक्टर है। बट और मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 12th में ट्राई भी आई थिंक मेरे को दिलाया गया था बायोलॉजी, और फिर मैंने दिया था। बट वो उस वक्त शायद घर वालों को रियलाइज हो गया था कि अगर ये कहीं इसका हो भी गया तो कुछ बहुत अच्छा डॉक्टर वॉक्टर तो ये नहीं बनेगा। तो आई थिंक ये भी बहुत जरूरी है जिंदगी में, जो भी करें आप बहुत अच्छे से करें, ताकि आप वो सक्सेसफुली करें। तो ऑब्वियसली घर वाले तो नहीं चाहते थे ये, बट एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जर्नी से हुआ। और मैं सबको कहना चाहूंगा, अगर आप अपने मन की चीज कोई करने की इच्छा रखते हैं, या आपका मन है, आप एक स्टूडेंट है, आपका मन है कुछ और करने का, तो अगर आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे ना, तो आप चोरी छुपे उसके साइड में अपना पैशन परसू कर सकते हैं, क्योंकि फिर घर वाले कभी आपको टोकेंगे नहीं। अगर आपकी पढ़ाई राइट, खराब होगी तो फिर आपकी हर छोटी चीज पे लोग टोकेंगे। राइट। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ जो, मतलब जिनका डे टू डे जॉब ही यही है कि वो बात करने में बहुत हम्म। तेज है या बहुत उस्ताद है। ये जो कला आपने लाई है, ये कहाँ से सीखी? ये आपकी आ, मैनेजमेंट या पढ़ाई जो नहीं, की आपने उससे? बोलने की आई थिंक जैसे मैंने अपने फादर के साइड का बताया, वैसे ही अगर आप मेरी माँ की तरफ की बात करेंगे, तो मेरे नाना बहुत बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस राइटर थे। कंचन प्रभा करके एक मैगजीन आती थी 70s में, उसके वो एडिटर थे, और बहुत अच्छे राइटर थे। हरवंश राय बच्चन जी और सबके वो अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो वो मेरी माँ की साइड से आई है। वहाँ सब लोग बोलने में बहुत स्मार्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और बहुत प्रोफेसर और किताबों में। तो आई थिंक आप बोल तभी बहुत अच्छा सकते हैं, अपनी विचारों को बहुत अच्छे से तभी तक पेश कर सकते हैं लोगों तक, जब आप बहुत लोगों को सुनाओ, और उससे ज्यादा बहुत पढ़ाओ। जब आपने हम्म, पढ़ा होता है तो आप बोल सकते हैं। जब आपने सिर्फ सुना हो और पढ़ा ना हो तो भी मुश्किल है, क्योंकि आजकल सुनने को बहुत मिलता है। जैसा हम कहते हैं, आजकल इन्फॉर्मेशन की एज है, इट्स एज ऑफ हम्म। इन्फॉर्मेशन, बट इट्स इन्फॉर्मेशन एज, पर ये नॉलेज की एज नहीं है। आजकल नॉलेज इन्फॉर्मेशन की है। सबके पास है, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, बट नॉलेज किसी के पास नहीं है। सूचना है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, और फिर सूचना ले लीजिए, तो वो सही मिक्सचर बनता है। केवल सूचना कहीं नहीं ले जाती आपको, और केवल ज्ञान भी कहीं नहीं ले जाता। तो दोनों चीजें हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, बट मैड्रिड में आज क्या हो रहा है वो जानने के लिए आपको सूचना चाहिए। बट अगर आपको मैड्रिड नहीं पता है तो उस सूचना का कोई फायदा नहीं है, क्यों मैड्रिड कहाँ है, यूरोप में है, साउथ में है, ईस्ट में है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। या सो आई थिंक बोलना उसी से आता राइट। अच्छा, लेकिन ये भी है कि इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है, बट इग्नोरेंस भी चॉइस है। सो बहुत सारे लोग इस बात पे भी इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार, हमने नहीं सीखना। तो ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन होने की वजह से बहुत सारे लोग लर्निंग में भी जा रहे हैं। है। हाँ मतलब सब चीजें, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया सिनेमा का ही, मैं बार बार दूंगा कि फिल्म देखना एक चीज है कि आप, हर कोई जो सिनेमा हॉल जाता है वो 2.5 घंटे 3 घंटे आप सिनेमा में एक व्यतीत करते हैं। और बहुत से हिंदुस्तान में ऐसा है, बहुत जगहों पे है कि 10 से 20 25% जो जनता देखने जाती है, वो कोई एक्टर बनने का सोचने लगता है। जिसके पापा मम्मी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या दोस्त कहते हैं यार तू बड़ा अच्छा है, तो सोचता है मैं एक्टर बन जाऊं। कोई लिख लेता है तो बोलता है यार मैं लेखक बन जाऊं। कोई सोचता है यार मैं चलो एडिटर कैमरामैन है कुछ भी है, पैसे हैं तो चलो मैं फिल्में बना लूं। हमको ऐसे बहुत लोग मिलते हैं कि पैसे है तो पिक्चर बन जाएगी। बट होता क्या है कि उस आपने जो 3 घंटे बिताए, उसका असर हर आदमी पे अलग अलग होता है। तो जैसा आपने इग्नोरेंस वाली बात कही, कि उसको देख के अपने अंदर ये देखना कि
इससे मैं क्या सीख के और क्या कर सकता हूँ। वो हो सकता है सिनेमा में कुछ करे या ना करे, या अगर सिनेमा में करे भी तो बहुत इन्फॉर्म डिसीजन ले। तो इग्नोरेंस इज ऑल्सो अ ब्लिस एट टाइम्स, स्पेशली आजकल इग्नोरेंस ब्लिस है। अगर आप सही न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो ही ठीक है, अगर आप सब फॉलो कर रहे हैं तो कोई बहुत फायदा नहीं है। हम्म, मिक्स हो जाएगा। हम्म, अच्छा, आप हम्म। बहुत यंग हैं, बहुत यंग डायरेक्टर हैं, बहुत यंग राइटर हैं, तो जो लोग नए नए इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, चाहे वो एज अ एक्टर आना चाहते हैं या फिर किसी और चीजों के लिए भी, डायरेक्शन के लिए, राइटिंग के लिए, कैसे ये जो इंडस्ट्री कैसे डायनामिकली चेंज हो रही है, आपको कैसे दिख रहा है आने वाले 10 सालों में? देखिए, सबसे अच्छी चीज जो अभी हुई है और अभी आगे और आई थिंक अगले 2 से 3 साल में और होगी। एक तो चूंकि जो अभी की जो जनरेशन आ चुकी है 2005 से 2010 वाले लोग, जो अब सीनियर ओहदों पे या डिसीजन मेकिंग वाली जगहों पे पहुंच चुके हैं इंडस्ट्री में, वो अपनी तरह के लोगों को ही परसू कर रहे हैं कि उनको पढ़े लिखे लोग चाहिए, जो हु नोज व्हाट दे आर टॉकिंग, हु नोज व्हाट दे आर मेकिंग, और उनको एक्सपोजर है वर्ल्ड सिनेमा का, उनको एक्सपोजर है एटलीस्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ सेंसिबिलिटी की सिनेमा का। तो ऑब्वियसली एक नए लोगों के लिए बहुत जगह है। दूसरा, बहुत से मीडियम आ गए, टीवी था, सिनेमा आया, सिनेमा में कई कैटेगरीज आ गई, मल्टीप्लेक्स का सिनेमा आ गया, मास का सिनेमा आ गया, अब वेब आ गया, यूट्यूब आया, फिर अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो बहुत से टेक्नीशियन, बहुत से टैलेंट, बहुत की जरूरत है। अगर आप 90s में जाके देखें तो 5 बड़े एक्टर होते थे जिनसे पूरी इंडस्ट्री चलती थी। अगर आज आपको लिस्ट बनाना पड़े तो कुछ 40 लोग हैं। अगर नवाजुद्दीन बड़े पर्दे पे बॉक्स ऑफिस नहीं कर रहे हैं तो छोटे पर्दे पे सैक्रेड गेम्स में वो अपना हुनर दिखा रहे हैं। तो हर एक के लिए, हर डायरेक्टर के लिए, हर राइटर के लिए, हर एक्टर के लिए एक तो बहुत से एवेन्यूज हैं। दूसरा, अगर आपको यंग एज में बहुत कुछ करना है तो बहुत जरूरी है कि आपके एजुकेशन कमिंग बैक, एक तो बहुत आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, और दूसरा आप उसके लिए राइट काइंड ऑफ कॉलेजेस या राइट काइंड ऑफ एवेन्यूज को परसू करें। यंग एज में आप कोशिश करें कि आप असिस्ट करें डायरेक्टर्स को या राइटर्स को, और एक्टिंग की वर्कशॉप्स करें। जरूरी नहीं है कि आप बहुत फॉर्मल करें कि आप जाके एडमिशन ही ले लें, क्योंकि हर एक का एडमिशन सब जगह हो जाए, गिने चुने कॉलेज जरूरी नहीं है। बट एटलीस्ट उसको एक पैशनेट तरीके से परसू करें, बहुत जरूरी है। राइट, देखिए पूनम का भी कमेंट यही आ रहा है कि सर आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, नहीं, थैंक यू पूनम जी। मैं हाँ नीचे जी। पढ़ नहीं पा रहा हूँ, हाँ, मैं आपको देख रहा हूँ ओके। एक्चुअली। हाँ। हाँ, सो हाँ। ये अच्छा, एक चीज और बताइए, ये जो एक्टिंग की लाइन है, इसमें हम्म, आपने बताया कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज्यादा जरूरी है, लेकिन कोई हम्म। ऐसा होगा जिसको एक्सपोजर नहीं होगा लेकिन उसको एक्टिंग आती होगी, उसके लिए आने वाले समय में कितना स्कोप है? हाँ, मतलब वो दोनों चीजें हैं, और इसके उदाहरणों से, इसके एग्जाम्पल से पूरी इंडस्ट्री की मतलब हिस्ट्री जो और अभी प्रेजेंट भी भरा हुआ है कि जो लोग बहुत तैयारी करके आए हैं वो लोग भी बन गए, जो बहुत तैयारी नहीं करके आए वो भी बन गए। तो दोनों के लिए है, वो है कि आपका शायद सफर थोड़ा लंबा हो, आपका संघर्ष थोड़ा लंबा हो जाए। अगर आप कम प्रिपरेशन से आएंगे तो आप गिर पड़ के सीखेंगे, आप थोड़ा सफलताएं आपको मिलेंगी, फिर आप जाके सीखेंगे 10 साल में। और अगर आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड होके आएंगे, बहुत एक्सपोजर के साथ आएंगे, तो शायद वो जर्नी आपकी छोटी हो जाए। जैसे बहुत से आजकल के जो सफल अभिनेता हैं, बहुत लोगों की जर्नी 10, 15, 20 साल का स्ट्रगल है। लाइक पंकज जी ने बहुत पहले शुरू किया, 2003 में उनकी पहली फिल्म रन में वो आए थे विजय राज और अभिषेक बच्चन के साथ, और उनको काइंड ऑफ फेम मिली। आई थिंक मेरी फिल्म 2017 में आई, 18 में ही बिकेम काइंड ऑफ हॉट प्रॉपर्टी इन बॉलीवुड। तो उनको वो 10 से 15 साल का 14 साल का उनको वो इंतजार लगा, कि उनकी तरह का सिनेमा जब आया और वो जब निखर निखर के आए। और वहीं पे आप जैसे शाहरुख को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1-2 साल में ही उन्होंने वो स्टारडम पा लिया, जो लोगों को 10 साल लगता है। सो इट डिपेंड्स, द बेटर यू प्रिपेयर इज इजियर द जर्नी। सो आपने पहली फिल्म की बात करी, आपकी आपने भी पंकज त्रिपाठी के साथ अपनी पहली फिल्म कॉफी में काम किया, हाँ, नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर के, कितनी खास रही आपकी पहली फिल्म और हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली फिल्म थी मेरी कॉफी विद डी। तो वो दाऊद के अगेंस्ट थी, इंडिया का पहला एक व्यंग था, बहुत इंटेलिजेंट टाइप की पिक्चर थी, सटायर, जिसमें दाऊद का मजाक उड़ाया गया था। और उसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई, अंडरवर्ल्ड के फोन आए, फिल्म बैन हुई, मुझे पुलिस सिक्योरिटी मिली, मुझे 1-1.5 साल तक बहुत ड्रामा हुआ। और वो अपनी तरह की आज तक अकेली फिल्म है जिसमें दाऊद का इतना मजाक उड़ाया गया। तो वो अब बहुत मजेदार जर्नी थी, बहुत सीनियर एक्टर के साथ उसमें काम करने को मौका मिला। पंकज त्रिपाठी जी थे, पंकज जी के भी साथ के जाकिर भाई, जो उनके मतलब उनसे भी पहले के हैं, एनएसडी से, पंकज जी के भी सीनियर जाकिर हुसैन साहब, वो थे जो दाऊद के रोल में थे। सुनील ग्रोवर थे आपके कपिल शर्मा शो के, जो कि अर्नब राइट। गोस्वामी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो ओके। सुनील ग्रोवर थे, दीपानिता जी थी, बहुत सीनियर एक्ट्रेस और मॉडल हैं, अंजना सुखानी थी। तो काफी बड़ी कास्ट को, राजेश शर्मा थे, उन सबको हैंडल करने का एक मौका मिला, तो उससे एक कॉन्फिडेंस तो आए। और दूसरा, सब लोग बहुत चांस था कि सब लोग ऑलमोस्ट 80% कास्ट बहुत
क्या कहते हैं, बहुत उन्होंने प्यार दिया, बहुत अपनापन दिया एक नया डायरेक्टर होने के बाद भी। और बहुत कुछ उन लोगों से बहुत सीखा मैंने, कि मुझे अभी मतलब उस फिल्म के बाद मेरी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में भी मुझे किसी एक्टर के साथ कभी कोई कॉन्फिडेंस लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा बाकी अच्छा। ईगो इशू तो होते रहते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल जो आपको लगता है कि आपने जाकिर भाई को डायरेक्ट किया, आपने पंकज भाई को डायरेक्ट किया है, आपने राजेश सर जैसे लोगों को डायरेक्ट किया है, तो आपको कोई ऐसा हिचक नहीं होती किसी को कुछ डायरेक्ट करने में या समझाने में या गलती बताने में। तो वो एक बहुत हमेशा मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म रहेगी। अभी वो नेटफ्लिक्स पे है, लोग देखते हैं, और वो बहुत मजेदार फिल्म, देखनी चाहिए। राइट राइट। अच्छा, हम विशाल मिश्रा जी को कब देख सकते हैं एक्टिंग में, क्योंकि लग रहा है जिस अरे हिसाब से नहीं आप नहीं बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा पता नहीं क्यों, आई थिंक दुनिया में एक ही कोई है जो मेरे को सीरियसली लेता होगा एक्टर, मेरी माँ के अलावा कोई नहीं लेता। उनका उनकी बहुत इच्छा रहती है कि मैं कुछ करूं, बट ऐसा कभी नहीं। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, कि मुझे बहुत पसंद है लिखना। और मैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हैं कि मैं रोज एक गजल लगाता हूँ रात में, और ऑलमोस्ट 400 गजलें वहां लिख चुका हूँ। मेरे 2 गाने भी आ चुके हैं एज ए लिरिसिस्ट। एक वो हिमेश रेशमिया की फिल्म आई थी हैप्पी हार्डी हीर, उसमें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल जी ने गाना गाया है, हीरिए करके टाइटल सॉन्ग। वो आप सूफी कवाली है, राइट सुन राइट। सकते हो, वो मैंने लिखा है। और एक और मेरी फिल्म में गाना आया था चाशनी। तो मुझे लिखने का बहुत शौक है। मुझे लगता है जिंदगी बहुत छोटी है लिखने के लिए। और दूसरा, हम लोग ऐसी एज में जी रहे हैं जहाँ पे बहुत डाइवर्जन है और बहुत कंपटीशन भी है। जिसके पास पेन है और कंप्यूटर है आज की तारीख में, वो राइटर है। जो जो तुकबंदी कर लेता है, वो गजलकार है। तो अगर मैं एटलीस्ट, जिनको मैं बहुत पढ़ता रहा हूँ, गालिब साहब, दाग साहब या भी जावेद अख्तर साहब, उनके 1% भी हम लोग लिख लें और कर लें, तो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ की सारी एनर्जी उस तरफ है। एक्टिंग एक बिल्कुल अलग, चूंकि ऐसा मैंने बताया, मैंने अपने सीनियर एक्टर्स को डायरेक्ट किया है, तो एक्टिंग एक बहुत सीरियस प्लेटफॉर्म है। ये वो मेकअप लगा के खड़े होकर डायलॉग बोलना नहीं है। बहुत बहुत उसमें एक एनर्जी और बहुत वक्त का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाता है। मतलब एक अच्छा रोल करने के लिए आपको एटलीस्ट 7 से 8 महीने की एक प्रिपरेशन जाती है, जो वक्त ना मेरे पास है ना पेशेंस है मेरे पास, कि मैं दूसरों को लिख के बता सकता हूँ कि आप ये कर लो। खुद करना बहुत 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 मुश्किल है। कभी अगर ऐसा कुछ हुआ कि हाँ कुछ 1 मिनट 2 मिनट की मजबूरी, तो मैं कर लूंगा। मुझे बहुत बार मेरे असिस्टेंट बोलते हैं शूटिंग के वक्त, कि होता है कोई एक्टर कम पड़ जाता है छोटे मोटे रोल में कि खड़े हो जाओ, बट मेरी हिम्मत नहीं होती, और शौक भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, दोनों चीजें, तो नहीं, मैं नहीं करूंगा। राइट। चलिए कोई हाँ बात नहीं। लेकिन हमें जिस तरीके से आपको देखने में लग रहा था, आप बात करने में बहुत स्मार्ट हैं, बोलने में बहुत शार्प हैं, आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं। बट ये आप अच्छे हाँ, राइटर हैं और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। बहुत लेकिन बहुत आपने बहुत। जो जितनी भी पढ़ाई करी, टेक्निकल पढ़ाई हम्म, करी, मास कम्युनिकेशन में किया, फैशन टेक्नोलॉजी से किया आपने, लेकिन कहीं पे भी राइटिंग और ये सब आई नहीं, तो सीखी कहाँ से इतनी राइटिंग, हाँ, ये जैसे पैरेलल? मैंने बोला, हाँ पैरेलल नहीं, एक बहुत छोटा सा वो था, क्या कहते हैं, बहुत छोटा सा पीरियड आया था मेरी लाइफ में, बहुत छोटा सा टाइम आया था, जो बहुत कम लोगों को पता है, और बहुत लोग उस चीज को सीरियसली लेते भी नहीं है। वो था जब मैं फैशन मार्केटिंग में अपना निफ्ट से एमबीए कर रहा था, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था डिप्लोमा मार्केटिंग में। तो बैंगलोर में मेरी इंटर्नशिप जो होती है, उसमें इंटर्नशिप और डिप्लोमा, वो मैंने एडवर्टाइजिंग में किया था। इंडिया की नंबर वन, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है JWTJ, वॉल्टर थॉमसन, उनके साथ किया था। तो एडवर्टाइजिंग एक अकेला ऐसा फील्ड है कॉर्पोरेट में पूरे वर्ल्ड में, जो क्रिएटिविटी से जिसकी कहीं जाके शादी होती है, जो कॉमन है, जिसमें आपको पंच लाइन्स बनाने को मिलती हैं, जिसमें आपको पोस्टर्स डिजाइन करने को मिलते हैं, मीडिया कैंपेन बनाने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो जो, जब मैंने वो जो कुछ 1 साल करीबन मैंने एडवर्टाइजिंग की हर किताब पढ़ी, डेविड ओगिलबी जो उसके खुदा माने जाते हैं एडवर्टाइजिंग के, O&M के संस्थापक 1905 1910 से। तो अगर उसको जब मैंने पढ़ा, तो आई थिंक दैट समवेयर चेंज समथिंग इनसाइड मी। और ऑल्सो जैसा मैंने बताया कि कानपुर में होने का फायदा था कि मैंने बहुत मुशायरे सुने थे, तो अब इतना मैंने सुना था। और फिर एडवर्टाइजिंग एकदम इंग्लिश मीडियम है, जो कि एकदम एक्सट्रीम है, दूसरा एक्सट्रीम है शायरी का एकदम उल्टा। जो अगर आप मॉडर्न फिल्म मेकर देखेंगे या मॉडर्न जितने भी राइटर देखेंगे, वो सब एडवर्टाइजिंग से कहीं ना कहीं टच होके आए हैं। शुजीत सरकार, राजकुमार हिरानी, अभिजात जोशी, जितने भी मिलेंगे आपको 70-80% लोग कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग से, दिवाकर बैनर्जी, ये सब लोग वहीं से ही आए, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट कॉर्पोरेटिश वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर क्रिएटिविटी। तो आई थिंक वो कहीं पे था। और बाकी तो जैसा बताया कि बहुत पढ़ने लिखने का माहौल था घर में, और पढ़ना एक मजबूरी थी। तो आप जब बहुत पढ़ते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं लिखना भी शुरू कर देते हैं, कि अब दूसरों का लिखा हमने पढ़ा है, तो हमारा लिखा भी लोग और पढ़े। लिखा भी कोई पढ़े। तो राइट राइट। तो या वो कहीं आप ना कहीं वो आता है। आपको लोग यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ख्याति मदान है, पूछ रही है हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी लाइक यू। और आशीष पूछ हाँ रहे हैं सर हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी। ओके, सेम क्वेश्चन दोनों पूछ रहे हैं
आप आपके हाउ टू जैसी पर्सनालिटी डेवलप। कैसे बनाए? मेरी जैसी कोई पर्सनालिटी किसी की तरह नहीं बना सकता है। ये सब 18 17 15 साल की एज तक के सवाल हैं, पर मेरे को लगता है कि आपको अपनी तरह की पर्सनालिटी रखनी। हर एक के अंदर एक कुछ खास बात होती है, हर एक के अंदर। कोई दो लोग एक से नहीं भगवान ने बनाए। तो उनमें से जो आपके अंदर एक खास बात है, उसको पकड़ के ले जाके आप कुछ नया कर लीजिए। कुछ ऐसा बना दीजिए कि जो और किसी में ना हो। चाहे वो सिनेमा को लेके हो कि आप, कोई दो फिल्में एक सी नहीं होती। अगर आप एक डायरेक्टर हैं, आप राइटर है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हिट या फ्लॉप बनाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप ऐसी बनाए जो सिर्फ आप बना सकते हैं, जो आपके अलावा कोई और नहीं कह सकता। जिसे कहते हैं जर्नलिज्म में या राइटिंग में वॉइस ऑफ योर ओन, अपनी आवाज ढूंढना। कि जैसे शायरी है, शायरी में आप क्या कह देंगे? गालिब ने जो 300 साल पहले कहा है, उससे अच्छा क्या कह देंगे? वही इश्क है, वही महबूबा है, वही उसके गाल हैं, वही उसके बाल हैं। क्या कह देंगे नया? लेकिन अब उसमें आप जो अपनी आवाज ले आए, वही शायरी है। वैसे ही वही फिल्म है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन है, उसमें एक नया क्या कह देंगे? जो आप अपनी उसमें एक आवाज ले आए, वो एक नयापन है। तो वैसे ही पर्सनैलिटी है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, मेरे से भी बेहतर और बहुतों से बहुत बेहतर, तो आपको वो अपने अंदर की एक आवाज ढूंढनी है। आप जहाँ के हैं, जिस शहर के, जिस माँ बाप के, जिस मोहल्ले के, जिन दोस्तों के साथ रहे हुए हैं, जिनके साथ आप पले बड़े हैं, हर एक की कुछ ना कुछ अच्छी और खराब चीजें मिला के कुछ नया, जिसे कहते हैं ना, अपनी एक नई रेसिपी। कोई दो दो मटर पनीर एक से नहीं होते, वैसे ही दो लोग राइट। एक से नहीं हो सकते। तो उसमें कुछ एक पॉजिटिव से कुछ नया सा बना ले। आप बोल रहे थे कि जैसे कि 17-18 साल के ये क्वेश्चंस हैं, जब आप 17-18 हम्म। साल के थे, आपको कहाँ से पता चली ये रेसिपी कि आप एक राइटर बन सकते हैं, या उस टाइम तक आपको हाँ, क्लियर हो गया था? मैं, हाँ, ऑलमोस्ट 20 22, 18 तो नहीं बोलूंगा, झूठ, 20 22 के आसपास मुझे ऐसा लगने लगा था कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा लाइफ में। एक वो था, प्लस और क्लियर होने का तरीका ये होता है, ऐसा बताया कि आपका जो माहौल है वो बहुत कंड्यूसिव होना चाहिए। लकली मेरे घर में, मेरे जो बहुत सा क्रेडिट मेरे ग्रैंडफादर को जाता है। वो अंग्रेजों के वक्त के पैदाइश थे और उस जमाने के वो सिविल सर्विसेज में थे। तो बहुत ओपन माइंड के थे, बहुत। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ था, इंग्लिश फिल्में देखी हुई थी उस जमाने में, जो मेरे पापा ने भी नहीं देखी। जो मैंने अब जाके देखी है, वो उस जमाने में उन्होंने गॉन विद द विंड और पता नहीं क्या क्या सब देखा हुआ था। तो वो बहुत ओपन दिमाग के थे, और वो कुछ भी करने से कभी उन्होंने रोका नहीं किया। अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, तो आपको जो पैशन परसू करना है आप करो। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं राइटिंग, और 17 18 साल में वो समझ में तभी आता है जब आपके घर पे जरा बंदिशें ना हो, और आप जो बंदिशें ना हो उनका नाजायज फायदा भी ना उठाएं, पढ़ाई अच्छे से करें और उस पैशन को परसू करें। तो लिखना तो, और लिखना कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होता है। तो आप जितने ज्यादा अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस दिमाग में रिकॉर्ड करते जाएंगे, वो आपकी लिखाई में आता जाएगा। अच्छा, आपने अपने स्कूल या कॉलेज में ड्रामा या फिर किसी स्टेज शो के लिए कोई राइटिंग या डायरेक्शन किया है? मैंने अपने स्कूल में आई थिंक छोटा मोटा कुछ स्टेज किया होगा, कुछ बहुत अच्छा खास नहीं किया था। कॉलेज में कभी था नहीं। हाँ, मैं इवेंट्स वगैरह बहुत ऑर्गेनाइज करता था। मुझे ओके। बड़े फेयर और ये शोज, और ये चाहे वो जब पास होके निकल रहा था, तो ओके। वहां पे मैंने एक प्ले डायरेक्ट किया था, एक म्यूजिकल प्ले। तो वो मैंने डायरेक्ट किया था, वो मुझे अच्छी तरह याद है। वो काफी बड़ा म्यूजिकल फिल्मी मैंने डायरेक्ट किया था। काफी मतलब अजीब सा था, मुझे अब लगता है सोच के, बट अच्छा था, मजेदार था। अच्छा अच्छा, जो इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते थे उसके होस्ट कौन रहते थे? आप कॉलेज ही खुद होता था। होस्ट? नहीं नहीं, मैं अच्छा। नहीं, वो कॉलेज के बिहाफ पे जो होता है ना, कि वो एनुअल फंक्शन, तो नहीं नहीं, निफ्ट के लिए एंकर, मैं, आई एम टॉकिंग नहीं अबाउट नहीं, एंकर एंकरिंग आप। स्टेज पे कभी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आई थिंक मैंने, वही मेरा पहला परफॉर्मेंस था, उसमें मैंने कुछ थोड़ा सा रोल भी किया था, वही निफ्ट में जो मैंने प्ले डायरेक्ट किया था। उसमें मैं 5 मिनट के लिए स्टेज पे आया था, बहुत सूट वूट पहन के, बहुत मतलब अपने को सुपरस्टार समझ के। मुझे लगा मैं बहुत खराब लग रहा हूँ, तो फिर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। आपकी हम्म। स्टेज फियर आपको है या नहीं, फिर? स्टेज फियर था मेरे को, एज प्रॉब्ली टिल माय स्कूल लाइफ। बस जैसा मैंने बताया, जैसे मैं कॉलेज में गया और मैंने लोगों से, बेसिकली 12th क्लास के लड़के, जैसा कहते हैं कि लड़के हमेशा थोड़ा देर में बड़े होते हैं, जैसे हम जिस तरह के हम फैमिली से थे, थोड़ा स्ट्रिक्ट पढ़ने लिखने वाले। बट आफ्टर 12th जब एक बार मैं खुला और दुनिया देखी और अपने हिसाब से लोगों से घूमना मिलना शुरू किया, तो उसके बाद कभी कोई फियर नहीं रहा। बट हाँ, तब तक तो था, स्टेज भी था, जैसा नॉर्मल कोई भी होता है वैसा था। बट एक बार जो था, आई थिंक उसको हटाने का तरीका यही होता है कि एक थोड़ा सा सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। क्योंकि जो स्टेज पे हो, चाहे कोई स्टार हो या डायरेक्टर हो या एक्टर हो, राइटर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आपको अपने दिमाग में सारा कुछ यहीं पे है, इसकी चाबी।
हम्म अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से देखा है। उत्तर हम्म प्रदेश जो कानपुर है, जहां पर हम्म हम्म एक ऐसा बोलते हैं कि वहां गुटखा लोग बहुत खाते हैं, या फिर जो हम्म कानपुरिया जोक्स है वो इतने फेमस हैं। कानपुर हम्म। की बहुत सारी अच्छी चीजें, इनको मिक्स करके कुछ आप लिखने वाले हैं आने वाले हाँ, टाइम जो में? मेरी दूसरी तीसरी फिल्में हैं जो अमेजोन प्राइम पे है, मरुधर एक्सप्रेस और होटल मिलन, दोनों कानपुर में शूट हुई हैं। दोनों में कानपुरिया बहुत ह्यूमर है, बहुत मजेदार पिक्चर ओके। है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। और कानपुर में कुछ ऐसा गिफ्टेड है, कहा जाता है जो गंगा के किनारे शहर है उनमें कुछ ऐसा होता है। लखनऊ और कानपुर में 80 किलोमीटर की दूरी है, बट बिल्कुल ही उल्टे शहर है। कानपुर के लोगों में हम्म बड़ा ह्यूमर होता है, बात करने का एक अजीब सा लहजा होता है, और बहुत हाजिर जवाबी होती है, हर कोई बातूनी होता है वहां पे। हम्म तो वो कुछ है, वो मैं दिखा चुका हूँ अपनी दोनों फिल्मों में। वो अमेजॉन प्राइम पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत मजेदार, उसमें कानपुर के बहुत से जोक्स और लड़कों के खास तौर से जोक, उसमें दो लड़कों के कैरेक्टर हैं, जीशान कादरी और कुणाल राय कपूर के। तो आपको बड़ा मजा आएगा। जीशान कादरी ने बड़ा अच्छा प्ले किया है उसमें, कानपुर का एक लड़का बने वो। बहुत 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 हम्म। मजेदार कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने। श्योर श्योर, या डेफिनेटली जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार जरूर जाइए, चेकआउट कीजिए मूवी को। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो, बहुत सारे लोग एक्टिंग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, अगर आप क्या उनका बताइए? जवाब दे सकते हैं। क्या है? पूछ रहे हैं कि जैसे कि स्टार्ट थिएटर कहाँ से करना चाहिए सर, और एक्टिंग में मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा, एक्टिंग का सबसे मतलब दो तीन चीजें हैं जो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अगर आप स्पेशली अगर आप पढ़ाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप 10th 11th 12th या ग्रेजुएशन में हैं, तो बिना पढ़ाई लिखाई छोड़े आप सबसे आसान काम जो है वो आप कर सकते हैं कि आप एक तो बहुत सा सिनेमा देखिए, बहुत सी अच्छी फिल्में देखने की कोशिश कीजिए, इंटरनेशनल, नॉट ओनली हिंदी। अगर आपको लैंग्वेज का इशू है, आजकल सबटाइटल आता है, डबिंग आती है, आप आराम से देख सकते हैं। हमारे जमाने में तो वो सब नहीं था, अब तो सब आ गया। और आप हमारी तरह आपको जाके वीडियो कैसेट चोरी करके नहीं लाने, घर वालों को झूठ बोल के, सब ओटीटी पे अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हैं। तो वो आप बहुत सी फिल्में देखिए, और स्पेशली उनमें से अपने पसंद के, और ये मैं आपको अपने पूरे अनुभव से कह रहा हूँ, और बड़े बड़े एक्टरों के उनके नाम नहीं लूंगा, वो बुरा मान जाएंगे, पर हर बड़ा एक्टर किसी की कॉपी या किसी से इंस्पायर होता है। आप जब उससे अकेले में पूछो, तो आप अगर अपने फेवरेट 2 या 3 एक्टर पकड़ लीजिए जिनसे आपको लगता है कि हाँ, इससे मेरा परफॉर्मेंस या इनसे मेरा एटीट्यूड मैच होता है, और उनकी अगर आप कुछ 50-100 फिल्में अगर आप 5-5 बार भी देख लो, मतलब अगर 50 फिल्में आप रॉबर्ट डेनेरो की देख लोगे 5 बार, 250 बार देख लिया, तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में वो आ जाएगा। और अगर वो ओके। आप अपनी इम्बाइब कर लो कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्शन, अगर आप वो इम्बाइब हो जाए आपकी बॉडी में और स्पेशली दिमाग में, कि वो ये पर्टिकुलर चीज मुझे कैसे अप्रोच करनी है, उसके बाद अगर आप कोई एक्टिंग स्कूल जाओ, चाहे वो आपका अगर नसीब है आप एनएसडी चले जाओ, एफटीआई चले जाओ, छोटे में चले जाओ, बड़े में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो आपका नसीब है, बड़े में जाओ बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं हुआ बड़े में, आप छोटे स्कूल में भी गए, तो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, अगर आपकी अपनी एक सिनेमा की समझ बन गई, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए कि आप कभी नहीं जानते कि आप क्या करने आए हैं और आपकी जर्नी कहाँ आपको ले जाती है। कोई राइट। विलन विलन बनने आया था वो हीरो बन गया, जो हीरो बनने आया था वो विलन बन गया, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट बनने आया था वो एक्टर बन गया, एक्टर वाला डायरेक्टर बन गया। सुभाष घई एक्टर बनने आए तो इतने बड़े डायरेक्टर बन गए। शाहरुख साहब ने विलन से शुरू किया, हीरो बन गए। शत्रुघ्न सिन्हा विलन थे, हीरो बन गए। तो कहाँ जर्नी ले जाएगी वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको एटलीस्ट जो आपका प्रिपरेशन है सिनेमा का, कि आप वो 100-500 फिल्में देख के इतना आप अपने को मजबूत बना सकते हैं, उसके नोट्स बनाइए, उसको इनैक्ट कीजिए शीशे के सामने, उसको तो अपने दोस्तों को दिखाइए। आजकल तो मोबाइल्स आ गए हैं, आप शूट कर सकते हैं छोटी छोटी फिल्म्स बाहर जाके, अपने घर पे, अपने नीचे गार्डन में, स्कूल में, कॉलेजेस में, और उनको आप कंपटीशन में भेजिए, खुद देखिए, उसको देखिए आप अच्छी फिल्मों के साथ कंपेयर करके कि मैं कहाँ पे कम हूँ। अपने से अच्छा कोई टीचर नहीं है एक्टिंग में। उसके बाद फिर आप फॉर्मल ट्रेनिंग लीजिए, फॉर्मल ट्रेनिंग जरूरी है, बट उसके पहले अगर आपका बेस है तो वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज वहां जाके आपको ऐसा लगेगा कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, कि तो सब यहाँ पे कुछ और ही बातें हो रही हैं। राइट। अच्छा, आपने एक डिफरेंस बताया कि अभी जो सारी चीजें हैं वो ऑन द गो है, और एक समय ऐसा था जब आप कैसेटें चुराया करते थे। हम्म सो एक फनी इंसिडेंट हम जानना चाहते हैं, आपके बचपन से, स्कूल या अरे कॉलेज कहीं बहुत से भी हो। है, फिल्मों के तो इतने इंसिडेंट्स हैं, मतलब मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा है। मतलब मुझे अ, अच्छा, हाँ, मतलब मुझे ये था कि मैं, मेरी एक बहुत फेवरेट, मैं जब भी मैंने बहुत इंटरव्यूज में बोला है, पहली फिल्म से लेकर आज तक हर इंटरव्यू में, कि मेरी सबसे पहली ऐसी फिल्म जिससे मेरा, कहते हैं ना कि सिनेमा के लिए मेरा पैशन जागा या मेरा दिमाग बदल गया, या जिसे कहते हैं हम्म। ना कि महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के ज्ञान आया था, मेरे लिए वो बोधि वृक्ष वाली पिक्चर जो थी वो थी शाहरुख की डर। तो अच्छा। जब शाहरुख सर की फिल्म डर आई थी, तो मुझे, तब तक मैं फिल्में ऐसे ही देखता था, थोड़ी बहुत टीवी में देख ली, शौक था फिल्मों का, देख लिया, घर में सब लोग देखते थे, मैं भी देख लेता था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कोई पिक्चर कि मुझे ऐसा हो जाए कि मुझे देखनी है 2 बार, मुझे ठीक ही लगती थी। बच्चन साहब की फिल्में देखी जाती थी घर पे तो देख लेते थे, ठीक है।
डर फिल्म जब आई थी मुझे याद है, उसका वीडियो कैसेट आया था, तो उसका वीडियो कैसेट मैं मेरी माँ को बहुत शौक है फिल्मों का, तो वो ले आती हैं अभी भी, तब भी उन्हें बहुत शौक था तो वो ले मंगवा लेती थी। तो वो आ गया था और वो मैंने रख लिया था उसको बोल के, और मैंने वापस नहीं किया था किराए पे, और मैंने वो रख लिया था। और जब मेरे पापा सुबह हॉस्पिटल जाते थे और माँ जाती थी बाहर, तो वो मेरे पास सुबह 7 से 10 का वक्त होता था खाली पढ़ाई के पहले, तो उसमें मैं रोज सुबह डर देखता था। इतनी अच्छा, बार डर रिपीट देखी मोड में। मैंने। हाँ, रिपीट हाँ मोड हाँ। मैंने कुछ 150-200 बार देख ली होगी, मुझे याद भी नहीं, आज भी नहीं याद है। तो वो मैंने इतनी बार देख ली कि मुझे याद है कि मेरे ग्रैंडफादर ने या मेरे छोटे भाई ने, किसी ने वो डर देखने के लिए कैसेट लगाया। तो वो उस जमाने में, आई डोंट नो अभी ये जनरेशन को समझ में नहीं आएगा, वो जो अगर आप वीडियो कैसेट बार बार देखते थे, जो पिक्चर का हिस्सा ना उस पे धारियां आने लगती थी, लाइंस, उसको हम लाइन्स, यस यस। ट्रैकिंग, उसको हम ट्रैकिंग कहते थे। वो वीडियो कैसेट पे लिख के आता था ट्रैकिंग, ट्रैकिंग से उसको ठीक करना पड़ता था। तो उसमें शाहरुख के सारे सीन गायब हो गए थे, सिर्फ सनी देओल बचा था वीडियो कैसेट में, शाहरुख खान गायब हो गया था। तो वो बहुत वो बहुत मेरे लिए वो मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग था, मतलब पहली बार लाइफ में ऐसा कुछ किया था मैंने। पर उसके बाद तो बहुत किया ऐसा फिल्मों के लिए, एक दिन में 4 शो देखना छुट्टी के दिन, 1 जनवरी को 4-4 फिल्में जाना, वो सब बहुत किया उसके बाद। हाँ, और सो नोट्स बनाता था मैं फिल्में देख के, मुझे तब भी याद है, एक मेरा बहुत बड़ा रजिस्टर था, वो मैं छुपा के रखता था, उसमें नोट्स बनाता था, पिक्चर कितनी बार देखी, क्या अच्छा लगा, वो मुझे बड़ा पसंद था लिखना। तो जिन उन एक्टरों से अभी आज इतने सालों बाद मिलते हैं, तो क्या आप वो सी चीजें जब डिस्कस करते हैं, कभी ऐसा हाँ, मौका तो मिला बड़ा है? मजा आता है। हाँ, मतलब जैसा मैंने बताया, मुझे मतलब मुझे एक्चुअली मैं प्योर बॉलीवुड बफ हूँ, मतलब मैंने हर बॉलीवुड एक्टर देखा है। मुझे 1952 की देवदास, मतलब 1950 वाली जो देवदास है दिलीप साहब की, उसमें जो मोतीलाल है मेरे फेवरेट एक्टर हैं पुराने टाइम में, देव साहब मेरे फेवरेट एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है, शाहरुख मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। तो मतलब उनमें मुझे शाहरुख के अलावा एक्चुअली इस जनरेशन में या इस वक्त जितने लोग हैं, उनमें मुझे कोई ऐसा नहीं जिसको देख के मैं बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत ऑड हो जाऊं। मैं जिससे भी मिलता हूँ बहुत नॉर्मली मिलता हूँ, मुझे कोई फैन वैन जैसी फीलिंग नहीं आती। पर हाँ, शाहरुख सर को देख के हमेशा आती है, जब भी उनसे 4-5 बार मिलने का सौभाग्य हुआ है, तो उनसे हमेशा मैं ऐसी मजेदार बातें डिस्कस करता हूँ। मैं डायरेक्टर की तरह उनसे मिलता भी नहीं हूँ ना, मुझे कभी मेरी चाहत है मिलने की उनसे। मैं इस तरह की अपने बचपन की मजाक की बातें, और क्या मैंने उनकी फिल्में देखने के लिए क्रेजी हरकतें की हैं, और कैसे मेरे दोस्त या मेरे जानने वाले या मेरे फैमिली अभी भी मेरी जो 2-3 फेवरेट चीजें हैं, वो इसी चीजों से मुझे याद रखते हैं। अगर कोई दोस्त मुझे मिलता है 18-20 साल बाद, तो यही पूछता है, अरे भाई शाहरुख से मिलेगी नहीं? तो वो मेरे को बहुत दिलचस्प लगा था जब मैं उनसे पहली बार मिला था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसा व्यक्ति पसंद था जिसको मैं मिला तो वो उससे भी बेहतर निकले जैसा मैंने सोचा था। तो या ओके। बहुत तो लोग इट वाज अ कमेंट्स में भी प्लेजेंट। पूछ रहे हैं कि आपने शाहरुख से मिले, तो आप कई बार बता चुके हैं। एक और क्वेश्चन था जो बार बार आ रहा है कि थिएटर के एक्टिंग में और फिल्मों की एक्टिंग में कितना अंतर दिखता है आपको? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है थिएटर और फिल्मों में। अगर आप देखेंगे तो आज ही मैं पढ़ रहा था एक बहुत अच्छा आर्टिकल किसी एक्टर, हाँ आज मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था रघुवीर यादव जी का, अभी जिनका शो ओके। आया है पंचलाइट पंचायत है। प्राइम पे। पंचायत, हाँ पंचलाइट कहता यस। था। उनको मैं बचपन से देख रहा हूँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और मेसी साहब उनकी, एंड आई थिंक इज द चाचा ओनली एक्टर चौधरी। जिन, हाँ जिनकी 8 फिल्में ऑस्कर गई हैं इंडिया से, इज द ओनली एक्टर इन इंडिया। आज ही मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो वो बोल रहे थे इस बारे में, इज द अथॉरिटी। आई थिंक 1973 में वो एनएसडी गए थे, आई थिंक सीनियर मोस्ट। तो वो भी वही बोल रहे थे जो मुझे लगता है। जो दो चीजें, एक तो जैसा कहा जाता है कि थिएटर इज वेरी इज अ लिटिल लाउड, आपको परफॉर्म करना पड़ता है क्योंकि आपको ऑडियंस से रिएक्शन चाहिए, प्लस उसमें रीटेक की गुंजाइश नहीं होती। आप जो कर रहे हैं, अगर आप खराब है तो खराब है, फिल्म में आपको वो मौका मिलता है। लेकिन एक्चुअली फिल्म में मैं उसको बोलता हूँ, फिल्म में वो उल्टा भी है, क्योंकि आप ज्यादातर एक्टर रीटेक के बाद भी ऐसी एक्टिंग करते हैं तो देख के लगता है कि अरे बाप रे, अगर रीटेक के बाद इतनी खराब कर रहा है तो फिर क्या ही करेगा ये आदमी। तो आप वहां पे भी एक्सपोज हो जाते हो। थिएटर इज मोर अबाउट, इज अ वेरी टेक्निकल, इट्स अ वेरी इट्स मोर अबाउट द कंप्लीट पैकेज ऑफ वन एक्टर। उसका 100% एक्सपोज हो जाता है कैमरे आपके ऑडियंस के सामने। फिल्म में क्या है कि आपके पास कुछ सहारे हैं आपको बचने के, लाइक कि आपके फ्रेम में हो सकता है आपने कोई डायलॉग खराब बोला हो या उतना अच्छा परफॉर्म ना किया हो, तो शायद उस डायलॉग के वक्त आपके सामने वाले कलाकार का चेहरा दिख जाए, आपको रीटेक का मौका मिल जाए, आपको कपड़े, आपको लाइटिंग, आपको बहुत सारे शोशों का सहारा मिल जाता है। बट वही चीज है कि ये टेस्ट मैच अच्छा है या वनडे अच्छा है, सब चीजों में उतना ही मुश्किल है। उसमें भी सेंचुरी बनाना मुश्किल है, इसमें भी सेंचुरी बनाना मुश्किल है, उसमें भी लोग खराब होते हैं, इसमें भी लोग अच्छे होते हैं। बट यह है कि सिनेमा में ज्यादा यह है कि आपको कहीं ना कहीं लोगों को बहुत मुतासिर करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि आपको इतने मौके मिलते हैं, आपके ऊपर इतना सारा कॉमर्स खर्चा होता है, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें पैसा भी जुड़ा है जो स्टेज में एक टू अ पॉइंट नहीं जुड़ा है। हो सकता है आपका शो कम भी चले तो आप थोड़े दिन अपने टैलेंट पे सरवाइव करें, बट फिल्मों में अगर आपकी 4 फिल्में, 5 फिल्में, 3 फिल्में आपको कोई नहीं देखना चाहता, तो इवन अगर आप अच्छे एक्टर भी हैं, जो बहुत से एक्टर अभी भी हैं, उनको कोई नहीं देखना चाहता, तो फिर आपको कोई नहीं देखना चाहता।
तो राइट। film also come with its own set of commerce, and commerce dictates cinema. In theater, talent dictate theater, not commerce. राइट। अच्छा, जब हम प्रमोशन कर रहे थे उस दौरान एक रिक्वेस्ट आई थी आपके एक फैन की, जिनका नाम है भरत चौहान, उनका आज बर्थडे है, तो वो बर्थडे विशेष आपसे चाहते थे। अरे भरत चौहान जी, आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज आज 20 अप्रैल है। हाँ, आज यस। और आप आगे चल के बहुत नाम कमाए, बहुत अच्छा करें। अप्रैल में जन्मे हुए लोग बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मैं खुद अप्रैल का हूँ, तो यार मुझे अप्रैल वाले लोग बहुत पसंद राइट। अच्छा, आपका जो लॉकडाउन चल रहा है अप्रैल महीने का, आप हाँ अप्रैल में हाँ। पैदा हुए और इस टाइम पे ही हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से आप जा रहे होंगे, हम्म किस तरीके से हम्म। यूटिलाइज कर रहे हैं इसको? लॉकडाउन लॉकडाउन वही लिखना। मतलब मेरा फर्क इतना हो गया कि मैं कुछ लोगों से मिल नहीं पा रहा हूँ, जो मेरी पसंद के तीन चार दो तीन लोग हैं, मेरे दोस्त हैं और बहुत खास हैं। उन लोगों के अलावा बाकी तो जिंदगी यार वैसी है, वही थोड़ा लिखना हो जाता है। बहुत सी फिल्में देख ली मैंने, क्योंकि मैं 1993 से लेके 2012 तक शायद ही कोई फिल्म हो जो मैंने छोड़ी हो। मैंने हर फिल्म देखी है, खराब से खराब और अच्छी से अच्छी। एकदम खराब वाली भी देखी होती थी। और 2014-15 जब मैं लिखने लगा और फिर मेरा शूटिंग शुरू हुई पहली फिल्म की 2016 में, तो तब से लेके अब तक काफी मेरी फिल्में छूट गई थी। तो मैंने एक महीने में दिन में 3-3 4-4 करके सब निपटा दिए हैं। पूरी लिस्ट बना रखी है और फिल्में देख रहा हूँ। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लिखने का मौका मिल रहा है। बल्कि ये बहुत अजीब सी वो है, कोइंसिडेंस है। कल रात में आपने मुझे बोला लाइव के लिए, आज मैं लाइव आया हूँ आपके साथ। और मैं पिछले लॉकडाउन को, आज हो गया मेरे 30 दिन हो गए मेरे को, 31 दिन। मैं 19 तारीख को निकला था लास्ट मंथ, आज 31 दिन हो गए। और 31 दिन में मैंने एक अपनी आने वाली फिल्म का ट्रेलर बनाया है, अभी 2-3 दिन पहले। काम के तौर पे मैंने वो किया है। कुछ बहुत सी गजलें लिखी हूँ तो लिखते ही रहता हूँ। बहुत सी इसके स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की, एक भी ढंग की नहीं लिखी, जो होता है राइटर्स का, राइटर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं। और आज ही दोपहर में मैंने कुछ आधे घंटे में एक कहानी लिखी है, जो बहुत मजेदार पिक्चर है और एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो आज ही वो दोपहर में क्रैक हो गई सडनली। तो लॉकडाउन तो बहुत ओके। बढ़िया है। मुझे लगता है कि 2-3 फिल्मों के आइडिया लिख जाएंगे जो आगे बना पाऊंगा मैं। तो लॉकडाउन आई थिंक बहुत मजेदार चीज है। स्पेशली मैं समझ सकता हूँ कि आई थिंक जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बट आई थिंक ये लोग बहुत यंग लड़के बच्चे होंगे, 16 से 22 और राइट। 25 वाले। तो इन लोग को बहुत आदत है कंप्यूटर पे, मोबाइल पे और ये ओटीटी और टीवी और सब पे। तो आई थिंक इनको तो कोई शिकायत करनी नहीं चाहिए लॉकडाउन की। ये तो कहीं भी रहेंगे ना, फोन पे काम चल जाता है अपना वर्चुअल। थोड़ा सेल्फी वेल्फी घर पे बालकनी पे खींच लो, थोड़ा मतलब पुरानी वाली से काम चला लो। ज्यादा तो बाहर कोई खेलने जाता नहीं है। हम लोग की जनरेशन होती तो हम लोग सच में पागल हो जाते। अगर ये 1992-93 होता, तो हम लोग के पास अगर सिर्फ खेलना ही एक साधन होता था, तो उस जमाने में मुश्किल होती। मुझे लगता है आज के जमाने में कोई मुश्किल है नहीं इतनी, जितना लोग परेशान हो रहे हैं। अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं, थोड़ा बहुत दिमाग है, और टीवी भी देख सकते हैं, या अगर आपको फिल्मों का नहीं शौक है, डिस्कवरी देखिए, न्यूज चैनल देखिए, थोड़ा ज्ञान बढ़ा लीजिए। इतने ज्ञानी तो नहीं होंगे आप, थोड़ा ज्ञान बढ़ा लीजिए। बहुत पढ़ने को पड़ा है दुनिया में, बहुत किताबें हैं, बहुत कंटेंट है कंज्यूम करने को हर तरह का, नॉट ओनली सिनेमा। बहुत कुछ है देखने को। डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, वाइल्ड लाइफ के ऊपर देखिए। और थोड़ा अपने घर वालों के साथ मजाक कीजिए, बातें कीजिए, उनको भी जानिए। पहली बार घर भर के पहली बार हमारे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी सेलिब्रिटी के लिए लोग, इतने सारे लोग लिख रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने, बबली थी, वो लिख रही है कि सर बहुत अच्छा बोलती हैं आप। एक सेकेंड, एक किसी ने बोला आई वांट टू बिकम अ लिरिसिस्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। कोई तो बोल रहा है, प्लीज मुझे गिव मी नाम नहीं। हाँ, सम सजेशन। लिरिकल। हाँ वो, अरे आप पार्थ भाई हैं, मेरे एक दोस्त हैं, हमारे एडिटर। उन्होंने मेरी फिल्म का होटलमैन का प्रोमो बनाया था। आई लव यू कह रहे हैं पार्थ भाई, लव यू। हाँ तो हाँ। अच्छा, हाँ ये लिरिकल है। ये मेरे से पूछ रहे हैं कि लिरिसिस्ट कैसे बनना है। भाई ऐसा करो, खूब सारा निकालो किताबें। अगर आपको हिंदी कविता अच्छी लगती है, तो आप सारे जितने फेमस कवि हैं उनको पढ़ लो। उर्दू शायरी का, अगर आपको बॉलीवुड में गाने लिखने का शौक है, तो उर्दू और हिंदी दोनों पढ़ो। क्योंकि हिंदी की भाषा काम आएगी, उर्दू की भाषा भी काम आएगी, दोनों की मिश्रण है। सब राइट मिक्सचर ऑफ बोथ। खूब पढ़ो। और अपनी जिंदगी में जिसे कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कोई भी एक बड़ी ऐसी घटना, चाहे वो माँ के साथ हो, बाप के साथ हो, दोस्त के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, आपके ड्राइवर के साथ हो, आपके नौकर के साथ हो, उस घटना को आप पद्य में कहने की आदत डालो। गद्य में बात करना बंद कर दो। तो जैसे आप पद्य राइट। में कहने की आदत डालोगे, तो एक उस डिसिप्लिन में, उस अनुशासन में लिखने की अगर एक क्षमता आपने डेवलप कर ली, बहुत इजी काम। उसके बाद आपको कोई लिरिक्स एक ऐसी चीज है, शायरी या कविता, जो कोई किसी को नहीं सिखा सकता। फिल्म लिखना मैं आपको सिखा सकता हूँ। आप मेरे पास आ जाओ, मेरी पसंदीदा चीजें लेके, कुछ गिफ्ट लेके, मैं आपको एक महीने में सिखा दूंगा फिल्म लिखना। कोई बड़ा काम नहीं है।
कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन शायरी आप किसी को नहीं सिखा सकते। अगर आपने शायर की जिंदगी जी नहीं है तो आप शायर नहीं हो सकते। मिर्जा गालिब इसलिए मिर्जा गालिब नहीं है कि बहुत अच्छा लिखते थे, मिर्जा गालिब जैसी जिंदगी लोगों ने नहीं जी, इसलिए मिर्जा गालिब जैसा लिख नहीं पाए। तो लिखने का मैंने आपको बता दिया, आप खूब सारा पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, और अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे, और अच्छा लिखना आप धीमे धीमे सीख जाएंगे। थोड़ा जिंदगी के एक्सपीरियंस। यहाँ देवास दीक्षित जी भी हैं, ये छपाक में दीपिका के साथ थे। मेरे आने वाली फिल्म जो जिसमें डेजी शाह जी हैं, सी यू इन कोर्ट, उसमें है देवास जी। और ये कुछ ये शरारत की स्माइली भेज रहे हैं, इससे मैं बाद में बात करूंगा। ये थैंक यू वैंक यू कह रहे हैं, ये कुछ स्टेज पे कह रहे होंगे, स्टेज थिएटर एक्टिंग को लेके। ये मधुरम बोल रहे हैं कि हेलो सर, रिमेम्बर मी, हेल्प मी आल्सो। अच्छा भाई मधुरम जी, हेलो। हाँ मुझे याद आ रहा होगा। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ये सब मुझे लग रहा है कुछ मेरे, हाँ जानने वाले लोग आ गए। हाँ आयुष जी भी हैं। हाँ, इन लोगों से मेरी बातचीत कभी कभार आगे पीछे होती रहती है, और मैंने बहुत से पढ़े नहीं। हाँ देवास जी तो काफी लिख रहे हैं। थिएटर और फिल्म एक्टिंग में कैसे डिफरेंस करें, देवास दीक्षित पूछ रहे हैं। ये एफटीआई से पास आउट है एक्टिंग में, और अभी इनकी एक फिल्म आई है रेड और एक है छपाक, तो ये जबरदस्ती मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं शायद। लेकिन ठीक है, ये इनको हक है थोड़ा बहुत बदमाशी करने का। बाकी अभी इनकी फिल्म एडिट हो रही है, तो मैं इनका रोल काट दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपना बदला ले लूंगा। ये भूल गए। और राइट। बताइए। हाँ, ये बोल रहा था सर कि हम, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑडियंस में, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो आपके साथ हम एक हम्म करियर काउंसलिंग का भी एक सेशन रखेंगे, जिसमें लाइफ में किसको क्या बनना है वो आपसे पूछ हम्म सकते हैं। और एक बार आप अपने हम्म। हैंडल्स बता दीजिए, जबकि लाइफ से पहले अरे अगर किसी मेरे, को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो। हाँ तो मेरा ये इंस्टाग्राम का आपको वेरीफाइड हैंडल मिल जाएगा, VISALMISRA, दोनों में से H हटा दीजिए तो वो आपको मिल जाएगा। और उसमें आप बहुत शायरी पढ़िए जाके, मेरे को उसी का शौक है। मेरे ऊपर फोल्डर मैंने बना रखे हैं, जाके मेरी शायरियां पढ़िए। और मेरा ट्विटर का हैंडल है ट्विटर। एट मिश्रा विशाल, MISHRAVISHAL। और फेसबुक पे भी आप को विशाल मिश्रा के नाम से मिल जाएगा। और पार्थ भट्ट एडिटर पूछ रहे हैं हमको कब चांस देंगे। इनको मैंने एक बार दे चुका हूँ, अब इस जन्म में देने वाला नहीं हूँ। स्तुति जी टेक्सास US से कह रही हैं हाय हाय। और कोई पूछ रहे हैं कि कौन है मेरा फेवरेट डायरेक्टर, तो मेरा फेवरेट डायरेक्टर, ऑल टाइम फेवरेट अगर एक डायरेक्टर, सो देन इट हैज टू बी ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने आनंद, बेमिसाल, जुर्माना, चुपके चुपके, मिली, ही इज माय ऑल टाइम फेवरेट। और हॉलीवुड में मेरे ऑल टाइम फेवरेट दो लोग हैं, उनके बीच में कोई भी आप ले लो, कोएन ब्रदर्स हैं। मैं कोएन ब्रदर्स को ही बोलूंगा, उनकी मुझे सारी फिल्में पसंद है, फार्गो, सीरियस मैन, मिलर्स क्रॉसिंग। सो या वो दोनों लोग मेरे फेवरेट हैं। और बाकी कोई अदिति हेलो कह रही हैं, संजू हाय कह रही हैं, तो उनको हाय हेलो। एक एक एडिटर का क्वेश्चन बहुत बार पूछोगे, हमको एडिटर बनना है तो कैसे बने, पार्थ पूछ अरे रहे ये हैं। वही, हाँ ये पार्थ जो अच्छा अच्छा है, ये अच्छा, मेरी हाँ ये मजे मेरी ले फिल्म रहे हैं, का हाँ। ट्रेलर काट चुके हैं। हाँ ये मजे ले रहे हैं। और हाँ हाँ। इनकी मैं ट्रेनिंग करूंगा अगले हफ्ते बुला के। एक बार लॉकडाउन लॉकडाउन खुल जाए तो इनकी ट्रेनिंग करूंगा। तो आप अभी मुंबई में हैं? हाँ मैं मुंबई में हूँ, अपने घर में हूँ, अंधेरी में। अच्छा अच्छा, लगता है मुंबई में एक्सटेंड होने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन आप खुश हैं लॉकडाउन से, तो आपको कोई मैं फर्क नहीं बहुत खुश पड़ेगा। हूँ। मैं तो कह रहा हूँ एक दो महीना और चले, सब लोग सुरक्षित रहे। लोगों की जान बहुत प्यारी है। और जिनको लॉकडाउन का एक्चुअल असर पड़ रहा है वो गरीब लोग हैं, आम पब्लिक है। उनके लिए गवर्नमेंट कुछ करे एक्टिवली, उनके लिए लॉकडाउन खुल जाए, भगवान करे। बाकी जो लोग बहुत वेल ऑफ हैं, या जिनके पास बड़े अच्छे आईफोन हैं और बहुत कैमरे हैं, भगवान करे वो लोग लॉकडाउन रहे, फोटो ना खींचे, थोड़ा कम सेल्फी हो, थोड़ा कम घूमे। उसी सबसे सब प्रॉब्लम हुई है, तो आई विल बी हैप्पी थोड़ा कम घूमे होते। मैंने कुछ सिर्फ कोशिश की थी आपसे बात करने की, जहां आपसे पूछा था मुझे कुछ एक्ट करने का मौका चाहिए। बिल्कुल सर, आप अपनी प्रोफाइल भेज दीजिए, मैं अपने असिस्टेंट को दे दूंगा। मुखादम आपको मैसेज करेंगे, ठीक है ओके। कोई सल्लू जी हैं, सल्लू जी, ठीक है। आप जितने भी लोग हैं जिनको कोई क्वेश्चन हो, आप इनके हैंडल्स पे मैसेज कर सकते हैं, जब भी इनको टाइम मिलेगा जी ये बिल्कुल। रिप्लाई करेंगे आपको, हम्म, आपकी हेल्प करेंगे। और आपसे सर बात करके हमेशा बहुत मजा आया। बातें तो खत्म कभी नहीं होने वाली, आपको फिर हम लाइव लाएंगे। उस बार हम बात बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। मैक्सिमम लोगों से करियर काउंसलिंग के बारे में, कि कैसे लाइफ में उनको क्या बनना है और कैसे उस राह पे जा सकते हैं। हम्म, उससे पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आपको जाकर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट ले लेंगे सर, व्हाट इज योर इंस्पिरेशन फॉर मेकिंग मूवीज? स्तुति व्हाट इज मदान। योर इंस्पिरेशन फॉर मेकिंग मूवीज इज माय ओन लाइफ। अपनी हर सब्जेक्ट पे मैं अपना एक इंटरप्रिटेशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जैसे कॉफी विद डी, मेरा इंटरप्रिटेशन था दाऊद का, कि दाऊद बहुत डरपोक है, कमजोर है, भगोड़ा है। और मरुधर एक्सप्रेस मेरा इंटरप्रिटेशन था कि ससुर और एक लड़के में, कानपुर जैसे शहर में क्या रिश्ते होते हैं मियाँ बीवी और ससुर के बीच में, वो था।
होटल मिलन एक कैसे मतलब सर्टेन तरह की फिलोसफीज राइट विंग वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक सर्टेन जगह पे, उसके ऊपर थी। अगली फिल्म मेरी जो आ रही है काश के हम, जो बहुत प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी है, वो एक 11th-12th क्लास के बच्चों की बीच में रिश्ते क्या होते हैं उसके ऊपर है। एक स्टोरी है जो दोस्ती के ऊपर है, प्यार के ऊपर नहीं। तो बड़ी मजेदार सी पिक्चर है। और एक सी यू इन कब कोर्ट तक फिल्म, आ जाएगी सर वो? वो पिक्चर आ जाएगी मेरे ख्याल से लॉकडाउन खुलने के 1 महीने के अंदर। सो आपकी दो एकदम तैयार फिल्में है। इस बार इस साल आने वाली हैं, हाँ राइट? हाँ, उसके बाद एक फिल्म और मैंने अभी खत्म की है चंडीगढ़ में, उसका मुझे पता नहीं, प्रोड्यूसर्स को पता होगा, उसमें मैं उतना इन्वॉल्व नहीं, एज ए डायरेक्टर मैं अपना काम करके आ गया हूँ। सी यू इन कोर्ट, उसमें डेजी शाह जी है जो रेस थी और जय में थी। बहुत अच्छा काम किया। उसमें एक बच्चा है जो आई थिंक ऑनलाइन बहुत इंस्टाग्राम पे फेमस है या टिकटॉक पे, अयान जुबैर करके। वो बड़ा ही गजब का एक्टर है। मतलब मैंने इतने एक्टर के साथ काम किया, बड़ा ही गजब का एक्टर है। तो वो बच्चे और उसकी माँ बाप की डिवोर्स की बड़ी सीरियस सी कहानी है, बड़ी इमोशनल सी पिक्चर है। चंडीगढ़ में शूट की अभी जनवरी में मैंने। तो आई थिंक वो साल के अंत तक आनी चाहिए। और एक काफी मेरी करियर की सबसे बड़ी फिल्म जो है वो अभी अनाउंस होने वाली है मई एंड या जून में। तो बहुत मजेदार पिक्चर है और थ्रिलर है बहुत जो मेरे पसंद का जॉनर है, मैंने कभी बनाया नहीं ऐसा। मर्डर मिस्ट्री ऐसा थ्रिलर, बहुत बड़े एक्टर एक्ट्रेस के साथ है, तो वो भी अनाउंस हो गया। अच्छा, आपको एक सेलेक्ट करना हो, राइटर वर्सेस डायरेक्टर, तो आपकी पसंदीदा कौन सी जॉब रहेगी? यार अगर मेरी पसंदीदा जॉब होगी तो ऑलवेज आई विल गो प्रॉब्ली विद राइटिंग, बिकॉज डायरेक्शन हमेशा राइटिंग का रिजल्ट होता है। तो मैं कभी कुछ ऐसा बना नहीं सकता जो मैंने ना लिखा हो। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अगर मुझे अभी मेरे साथ एक फिल्म में हुआ सी यून कोर्ट में, किसी और की लिखी हुई कुछ था, तो मुझे पूरा 7-8 दिन रह के फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता किसी और का लिखा। तो मेरे लिए राइटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप लिख सकते हैं तो डायरेक्शन उसका एक ऑफ शूट है, एक टेक्निकल उसका ऑफ शूट है। बट अगर आप लिख सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, इट्स अ बिगेस्ट गिफ्ट फॉर मैनकाइंड। ओके, अच्छा एक चीज बताइए, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ गई है, कहीं पे भी कहीं चैलेंज नहीं दिखाई दे रहा? एक अच्छे परिवार में है, पढ़ाई करी है, आगे पढ़ते गए, नहीं, काम मिलता गया। हाँ, भगवान ने सब ऐसा कहते हैं ना बहुत स्मूथ बना के दिया मुझे। वो मैंने पूरी कोशिश की कि लाइफ स्मूथ ना चले। मैंने बहुत कोशिश की कि सब कि मुश्किलें आए। अगर मुश्किल नहीं भी आती है तो मैं अभी भी पूरी कोशिश करता हूँ कुछ बेवकूफी या गलती करके कि मुश्किलें आ जाएं, क्योंकि मुश्किलें आना बड़ा जरूरी होता है। जैसा कि हजरत रूमी सूफियों में बहुत कहा गया है, जो रॉक स्टार फिल्म में भी जिसको उन्होंने वहीं से उठा के डाला है कि मुश्किलें और दिल टूटना और थोड़ा जिसे कहते हैं दिक्कतें जिंदगी में बहुत जरूरी है एक अच्छे कलाकार को बनाने के लिए। आप बहुत से फेमस फिल्म फैमिली से जो बच्चे निकलते हैं, एक्टर नहीं बन पाते या उनके अंदर आपको डेप्थ नहीं दिखती, वो आपको इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि उन्होंने जिंदगी नहीं जी है। तो एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि मेरी बहुत आसान थी जिंदगी, अभी भी है, बट मैं बहुत कोशिशें करता हूँ कि कुछ उसमें ऐसे मुश्किल, दर्द और दिक्कतें आ जाएं ताकि मैं एक बेहतर लेखक और एक बेहतर निर्देशक बन सकूं। अदरवाइज आई एम गिफ्टेड, आई हैव नो कंप्लेन, नो रिग्रेट। बहुत ऊपर वाले का मेरे पे हाथ है और बहुत दुआ है उसकी, तो मुझे कभी कोई नहीं, दिक्कत हम भी यही आशा नहीं। करते हैं कि जैसी आपकी हम्म लाइफ अभी तक जा रही है, इससे बेहतरीन आगे भी जाती रहे, हम्म और आप अच्छी अच्छी मूवी बनाते रहें, हमारे साथ हमेशा जुड़ते हम्म, रहें। बिल्कुल जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपसे जुड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी बाय। मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। स्टे सेफ। बाय।